हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए 31 जनवरी का जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पे आप लोगों के लिए 25 दिन का जो यहाँ पे क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, तो ये आप लोगों की यह सीरीज़ एक चल रही है, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके एग्ज़ाम पेपर हुए हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे डिस्कस कराता हूँ, बिल्कुल आपके फैक्ट के साथ-साथ में। और क्या-क्या इन क्वेश्चनों को आपको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, साथ में ये भी मैं आप लोगों को साथ में बताते चलता हूँ, ठीक है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ 2012 और 2013 के जितने भी पेपर थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और उसकी मैं केवल अभी सीडीपी कंप्लीट करवा रहा हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये साथ-साथ में मैं आप लोगों के लिए मैथ की क्लास और इसके साथ में ईवीएस की क्लास, ये भी मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ और इसके साथ-साथ में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो साथी अभी तक चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन प्रेस करते ही आप लोगों को नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगी और जिन साथियों को नोटिफ़िकेशन नहीं आती है, वो साथी क्या करेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम बात करते हैं कि आज जो हम लोग पेपर का डिस्कस करने वाले हैं, वो हम लोग 2014 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और 2014 का पेपर जो हुआ था 16 फरवरी को ये पेपर आप लोगों का हुआ था। ठीक है? एक-एक फैक्ट के साथ फैक्ट जितने भी समझ आप लोगों को मैं तरीका ये भी बताऊँगा कि किस तरीके क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में टैकल करना है। क्वेश्चन को करना कैसे है? ये चीज़ आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो आज हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए। तो जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को क्या करें, सबसे पहले नंबर पे क्लास को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और लोगों को बताएं कि क्लास यहाँ पे कितनी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे होती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? तो हाँ, और एक साथ अगर जो जो भी साथी हैं, अगर उनको देखने में प्रॉब्लम होती तो अपनी जो क्वालिटी होती है उसकी यूट्यूब पे जो क्वालिटी उसको आप लोग क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की यहाँ पे बात हो रही है, द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के वर्तमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, यहाँ पे हमें याद रखना है प्रगतिशील जो शिक्षा है उसके बारे में क्या पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, किसके बारे में, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखो समझो, यहाँ पे पहले नंबर पे हम ये जानेंगे जो प्रगतिशील शिक्षा है क्या, यानी कि जो शिक्षा प्रोग्रेसिव हो, जिसमें हम क्या करते हैं, लगातार चीजों को सीखते रहते हैं। अब लगातार सीखने के लिए हमारे पास पॉइंट क्या होना चाहिए, यानी कि हम उस काम में एक्टिव हैं। भाई प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि हम उस काम में एक्टिव हैं। सीधा सा पॉइंट ये निकल के आ रहा और कह रहा बच्चों का सामाजिकरण किया जा रहा, तो किस तरीके से किया जा रहा है। तो अब हम ऑप्शन में ये देखेंगे कि कहाँ पे एक्टिव होने की बात कही जा रही है। भाई प्रगतिशील का मतलब क्या हुआ कि आप उस काम में एक्टिव हो। जैसे मान लो आप क्लास को ले रहे हो और क्लास को लेते समय सोचो अगर किसी की कॉल आ जाती है, ठीक है, आप कॉल रिसीव करके बात करने ले, कहने का मतलब कि आप एक्टिव नहीं हो क्लास के प्रति। ठीक है ना, समझ में आ गया? देखो कॉल जरूरी हो सकती है, लेकिन आपको अभी पढ़ने का टाइम आपने डिसाइड किया है, तो आपको पढ़ने की, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपना जो टारगेट है उसको आप प्रगति के रास्ते पे ले जा रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, हम देखेंगे जॉन जिस ऑप्शन में एक्टिव की बात करेगा, सक्रिय की बात करेगा, वही आसन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझेंगे सभी साथी? देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार से अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। ये बताओ कहीं भी कहीं आप अगर प्रगतिशील की है तो क्या आप ये दिमाग में लगाते हो कि मुझे ग्रेड अच्छा मिल जाए? नहीं, आपका केवल केवल और केवल ये मतलब होना चाहिए कि हम उन चीजों से सीख सकें। नंबर के लिए देखो, जो अब क्या हो गया, शिक्षा जो हो गई है, अब नंबर के बिहाफ पे लोग तैयारी करते हैं कि हमारा नंबर आ जाए तो हमारा हो जाएगा। आप सीखने के उद्देश्य से अगर सीखेंगे तो आप नंबर तो आपके अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही स्कोर कार्ड की, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, करा वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करेंगे तथा सामाजिक कौशल सीखेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैरा कह रहा सक्रिय भागीदारता को निर्वाह करेंगे और सामाजिक कौशल को क्या करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। लेकिन सी ऑप्शन भी, हम एक एक ऑप्शन को आपको ये बताएंगे कि आखिर ये गलत क्यों है, आखिर ये सही क्यों है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। अब देखो ये बताओ, जैसे मान लो सपोज दैट
कि अगर कोई सामाजिक रूल बना है और सामाजिक रूल में आपसे बोला जाता है कि बड़ों के पैर छूना चाहिए, तो आपके दिमाग में एक तर्क आता है कि आखिरकार बड़ों के पैर क्यों छूना चाहिए। ये तर्क आना चाहिए, इसलिए छूने चाहिए ताकि बड़ों का मैं रिस्पेक्ट कर सकूं। मैं छोटा हूं तो मैं बड़ों को जब रिस्पेक्ट करूंगा, तो जब मैं बढ़ूंगा तो छोटे जो होंगे हमसे वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि सीधे सीधे क्या हो गया वहां पे, प्रश्न को उठाना चाहिए, उनके तर्क करना चाहिए। और ये करा कि प्रश्न ना उठाएं, तो गलत हो गया ना ऑप्शन ये। अगला क्या करा, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अब देखो ये भी आपका गलत क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आप ये बताइए, आप क्या जितना विद्यालय में पढ़ो उतना सफिशिएंट है? आप घर की भी नॉलेज लेते हो, पापा से भी सीखते हो, मम्मी से भी सीखते हो, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक भी आप लोग सीखते हो। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। और जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा लोगों को क्लास में जोड़िएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अब देखो समझो, पहला तो एक पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है, एक पॉइंट याद रखना है कि वाइगोत्स्की जो थे इन्होंने सामाजिक का नियम दिया था। मैंने क्या बताया, वाइगोत्स्की जो थे इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था सामाजिक का सिद्धांत दिया था। ये चीज याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि वाइगोत्स्की किससे संबंधित थे, तो आपका आंसर क्या देना, सामाजिक। प्रश्न में ही आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या करा, आप करा सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। देखो समझो यहाँ पे, अब कैसे चीजें हो पाएंगी? पहला ऑप्शन क्या करा, सक्रिय अनुकूलन होना चाहिए, पारस्परिक शिक्षण होना चाहिए, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञान विकास होना चाहिए और अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम होना चाहिए। देखो इसका अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो इसका ऑप्शन बी होगा। अब बी क्यों होगा जरा इसको समझ लेते हैं यहाँ पे सभी साथी। देखो सक्रिय अनुकूलन से मतलब क्या होगा, मान लो सपोज दैट आप सक्रिय अनुकूलन हो, पूरी तरीके से क्या कर रहे हो, सक्रिय हो, किसी काम में सक्रिय हो। और तो क्या आप बताओ, जैसे मान लो आप जो काम कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, जैसे मान लो आपको आपने सोचा कि आज क्या नाम बहुत ठंडी हो रही है, तो मैं जाऊंगा और जो भी चीजें जिनके पास में कंबल नहीं है, इस तरीके की चीजें नहीं, मैं मतलब मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो मतलब सक्रिय तो हो आप, लेकिन आप पूरी तरीके से क्या हो जाओगे, पूरी तरीके से खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, उनके लिए कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर, सांस्कृतिक चीजें भी होनी चाहिए ना, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन पारस्परिक, देखो पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे से संबंध को स्थापित करना, एक दूसरे के संबंध को, एक उसके खुशियों को भी समझना, उसके दुख को भी समझना, और इसमें तर्क भी करना, कई सारे पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे मान लो सांस्कृतिक जितने भी कल्चर्स होते हैं, सभी का कल्चर्स अलग अलग होता है। जो कल्चर्स में होता क्या है कि कहीं का कई किसी भी तरीके से पहनावा है, कोई त्योहार मना रहा है, तो आप लोग क्या करते हो वहां पे, ये एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित होता है। पारस्परिक मतलब जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो हिंदुओं में देखा दीपावली बहुत अच्छे से मनाते हैं, तो मुस्लिम लोग हो तो वो भी तो दीपावली मनाते हैं। और जब क्या नाम मुस्लिम का त्यौहार होता है, क्या नाम ईद होता है, तो हिंदू लोग भी तो उनको बधाई देते हैं। मतलब दोनों क्या होता है, जब पारस्परिक एक दूसरे से संबंध को स्थापित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। समझ में आ गया? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब करा सांस्कृतिक निरपेक्ष संगठनात्मक विकास, मतलब ज्ञान नहीं रखना केवल, मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है सांस्कृतिक, ये नहीं केवल आप केवल जैसे मान लो कि हमें ये हमने जान लिया कि दीपावली होती है, दीप जलाना, खाना अच्छा नहीं, आप उनके बारे में ज्ञान को बांटो। ठीक है, समझ में आ गया? तो सी ऑप्शन भी गलत। अंतर्दृष्टि मतलब केवल अपने बारे में सोचना, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला, ध्यान से सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात क्या हो रही है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों, मतलब जो भी हमें असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलो वर्ग के कौन से किस नैतिक सिद्धांत पर आधारित है? देखो अब ये देखो समझो, यहाँ पे यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, जो इन कोलबर्ग ने 4 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, एक पहला दिया है,
दूसरा दिया और तीसरा दिया और चौथा दिया। अब सभी साथी क्या करेंगे उसको बहुत डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे देखो अभी हम क्या करें, अभी हम ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, पहले हम आपको एक एक चीजें डिटेल से बताएंगे, तब इसके बाद में हम आपको ऑप्शन बताएंगे। देखो जैसे हम डी ऑप्शन पहले पहले नंबर पे हम एक नंबर की बात कर लेते हैं। तो एक नंबर पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक नंबर पे दे रखा है पूर्व औपचारिक चरण फर्स्ट दंड परिवर्जन। कहने का मतलब क्या है, क्या शिक्षिका ने कहीं दंड की बात की हुई है? शिक्षिका ने कहीं दंड की बात की है? वो स्वयं से अपनी चीजों को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वयं से। तो देखो यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला कैसा है? दंड का ऑप्शन है। सेकंड की बात करें वैयक्तिक और विनयन, मतलब अपने बारे में सोचना, दूसरे और क्या करना, उनको सीख कर दूसरों को बताना। ठीक है, लेकिन क्या यहीं पे कहीं अब ऐसा तो नहीं बोला कि दूसरों को लोग बता रहे हैं, वो ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा ना, तो डी ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है पर औपचारिक चरण सामाजिक संविदा। अब देखो सामाजिक संविदा से मतलब क्या होता है, यहाँ पे संविदा से मतलब होता है प्राइवेट होता है। अब ये बताइए, आप काम अगर किसी काम को कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं कि जरूरी नहीं वो प्राइवेट हो, आप सेल के लिए भी कर सकते हैं। आपका मोटिवेशन है कि मैं मुझे जो करना है वो खुद का करना है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो संविदा पे हो। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा? बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्यों होगा जरा समझेंगे। करा कि कानून और व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सही। आप बताइए, जैसे मान लो सपोज है आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हो, और सीटेट की पढ़ाई के लिए क्या आपको किसी ने बोला है कि आप सीटेट की पढ़ाई करो? समझ में आ रहा? आपको अंदर से एक आग लगती, नहीं मुझे इस बार सीटेट क्वालिफाई करना है तो करना है। कहने का मतलब कि आपने खुद के अपने कानून बनाए हुए हैं कि अगर मैं फेल हो जाता हूं तो क्या लोग हमसे बोलेंगे। तो जब कानून बनाएंगे तो उसी प्रकार की व्यवस्था भी तो बनाएंगे। यहाँ पे बोलो, बात यही सही होगी ना। यही तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ बच्चे हैं क्लास में अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं और काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो असाइनमेंट दिया गया उसी असाइनमेंट से पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब जो कानून व्यवस्था वहां की बनाएगी उसी के अकॉर्डिंग से क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला समझते हैं जरा हम लोग। ठीक है, सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे जिन साथियों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जितने भी जितने भी साथी लाइव क्लास में देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करके और आगे लोगों को बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग बात करते हैं कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक, पृथक का मतलब क्या होता है? पृथक का मतलब होता है अलग। ये जो आपके जो पॉइंट दिए होते हैं ये आपको बहुत याद रखने होते हैं। यही सीटेट क्वालिफाई करने में आपको क्या करेंगे, बहुत कामगार रहेंगे आपके लिए। तो कह रहा पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित क्या कर रही है? अब देखो समझो, वो क्या कर रही है? पृथक कर रही है और स्वयं नियंत्रित मतलब सेल्फ कंट्रोल करने की यहाँ पे बात कर रही है। किसकी? सेल्फ कंट्रोल, चीजों को सेल्फ कम। जैसे मान लो आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है तो करना है किसी भी हालत में। कहने का मतलब आपने सेल्फ क्या कर लिया? स्वयं नियंत्रित हो आप पूरी तरीके से, कि आप चाहे जाए किसी की भी शादी हो, चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मुझे नहीं जाना है। मतलब आपने क्या कर लिया है? आपने स्वयं को अलग कर लिया है और स्वयं कंट्रोल आप हो गए हो। समझ में आ गया कहने का मतलब? क्या बताओ, क्या वो विकसित क्या कर रही है? क्या अपने आप से आप घृणा करने लगते हो? दूसरा सोच सकता है कि आप अगर उनकी शादी में नहीं गए हो, उनके बर्थडे में आप अगर नहीं गए हो, दूसरा तो समझ सकता है कि भाई देखो वो बहुत पैसे वाले हो गए हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे बर्थडे में नहीं आते हैं। दूसरा सोच रहा, लेकिन आपकी थिंकिंग ऐसी तो नहीं है ना। तो इसके इसके हिसाब से आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करें किशोरात्मक अक्कड़पन, भाई अक्कड़पन भी नहीं हो पाएगा यहाँ पे। भाई अक्कड़पन की बात कहाँ हो रही है? हम पॉजिटिव अपने तरीके से हैं। जैसे मान लो मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं तैयारी करते करते मैं ना तो कहीं पार्टी में जाता हूँ ना कहीं नहीं जाता हूँ। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है कि हमने अपने आप पे सेल्फ पे कंट्रोल करके रखा है। मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, यानी कि स्वायत्ता की बात यहाँ पे हो रही, सेल्फ कॉन्फिडेंस की यहाँ पे बात हो रही है। समझ में आ गया? और परिपक्वता तो उसको आ ही जाएगी, परिपक्वता तो उसी का वर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे समझते हैं जरा अगले क्वेश्चन की। जब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या यहाँ पे हो जाएगा। समझते हैं जरा सभी साथी। यहाँ पे जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और साथियों को बताइएगा। और जो साथी लाइव क्लास देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग साथ साथ में आंसर भी देते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डुई के अनुसार समुचित है?
अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक आपके साइकोलॉजिस्ट हैं और करा यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा। अब प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रगतिशील का शिक्षा का मतलब मैंने क्या बताया कि जो शिक्षा कैसी हो, प्रोग्रेसिव हो, जिसमें आप कुछ सीख रहे हो। और यहाँ पे सीधा सा मैंने आप क्या बताया कि जिसमें वो बच्चा कैसा हो, एक्टिव हो। यही तो मैंने पॉइंट आपको बताया। अब जरा ऑप्शन पढ़ते हैं और फिर आपको समझ में आ जाएगा अभी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भैया ये बताओ, जब तक प्रजातंत्र नहीं होगा तब तक क्या आप, अगर आप सोचो आपकी क्लास में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो क्या कोई बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। पता चले वहीं कोई सॉन्ग चला रहा है, दूसरा पता चले किसी से फोन से बात बात कर रहा है, तो क्या बताओ इस तरीके की चीजें होनी चाहिए? नहीं होंगी। तो कहना ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, कह रहा विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु उसका कारण संवर्धन करना चाहिए। डी ऑप्शन, कक्षा में विद्यार्थी निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। अब देखो ये बताओ, जब तक उनकी बात को आप सुनोगे नहीं तो आप प्रगतिशील शिक्षा की तरफ कैसे बढ़ सकते हो? मान लो सपोज आप टीचर से पढ़ रहे हो और आपने पूछा कि सर मुझे प्रजातंत्र का मतलब बताइए। मैंने आपको प्रजातंत्र का मतलब अगर नहीं बता रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं प्रगतिशील शिक्षा से थोड़ा सा दूर हट रहा हूं। समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद में कह रहा जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अंतर्निहित तो होती है यहाँ पे। भाई जिज्ञासा है, मान लो आपको किसी भी चीज की सीखने की जिज्ञासा हो रही है, जैसे मान लो आप सोच लो अच्छा खाना बनाते हो और अब आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे आज अच्छा खाना बनाना है, तो आप जिज्ञासु हो ना, आप लोगों से पूछोगे कि भाई ये बताओ अगर इसमें मैं अगर आलू मटर की सब्जी बना रहा हूं तो उसमें क्या क्या चीजें पड़ेंगी जिससे टेस्ट और अच्छा आ जाए। मतलब कहने का मतलब आप जिज्ञासु हो रहे हो। जैसे मान लो आप सीटेट, अब मैं सीटेट का एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे मान लो आप सीटेट पास करना चाह रहे हो, तो जो सीटेट पास कर चुका है उससे आप पूछोगे ना कि भैया ये बताइए मुझे सीटेट कैसे पास करना है, क्या क्या हम पढ़ लें, कितना पढ़ लें। कहने का मतलब कि आप जिज्ञासु हो। और इसमें क्या बोला, जिज्ञासु नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया ना। अब बी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन आपका बस था, एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप पहले गलत को हटाइएगा, सही अपने आप हो जाएगा। करा विद्यार्थियों को स्वयं ही क्या करना चाहिए, सेल्फ ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे सपोजन मान लो आप सोचो अगर ठंडी का समय है और आप रात में अगर बाहर निकलते हैं टहलने के लिए, ठीक है, आप तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छे जूते पहने हो और आप बाहर टहलने जा रहे हो, और वहां पे आप देख रहे हो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में कंबल और रजाई तो दूर की बात, उनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे वहां पे? आपके दिल में भी आएगा कि नहीं मैं भी इनकी कुछ हेल्प कर सकता हूं। मतलब आप सेल्फ से सोचने लगे वहां पे, सेल्फ की हाँ मुझे भी इनके बारे में करना है। समझ में आ गया ना? प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ही यही होता है कि आप उसमें एक्टिव हो, पूरी तरीके से एक्टिव होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जो चीजें समझाई जा रही हैं, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आ रही है तो आप लोग सीधा सा क्या करिएगा, आप लोग बहुत अच्छे से सीखिएगा और सीखने के बाद में आप लोग लाइव क्लास को जरूर जुड़िएगा। डेली की डेली आपकी क्लास यहाँ पे होती है। ठीक है, और जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दें, नए साथियों को जोड़ दें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। आगे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात क्या हो रही है, भाषा अवबोधन से संबंध प्रकार। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ कह रहा है भाषा अवबोधन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में रुकना, कि उनमें दिक्कत क्या आ रही है उसको आ रही, मतलब भाषा से उसको दिक्कत है। विकार, विकार का मतलब क्या है, समस्या। विकार का मतलब क्या होता है, समस्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो करा कि चालाघात, पठन कैकल, और कैकल से अगर मतलब यहाँ पे पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, बाक संबंध हो गया, अपेक्सिया हो गया। तो भाषा से देखो एक ही शब्द तो आपको ऑप्शन मिल रहा है, भाषा से आपका क्या मिल रहा है, अफेजिया मिल रहा है। ठीक है, तो यही ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आप लोगों को करना होता है, बहुत ध्यान से करना होता है आपको, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपना दिमाग ज्यादा देख। जब होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जब पेपर सॉल्व करते हैं ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, इसीलिए पेपर क्या होता है वो हमसे दूर चला जाता है। ठीक है ना? तो उनको चीजों को आप लोग अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हो, और मेहनत अगर कर रहे हो तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोग पास जरूर होंगे। जैसे कई सारे साथियों को डाउट होता है कि पता नहीं मैं पास होऊंगा या क्या, कैसे करना। आप कोशिश करिए, आप ये सोचिए कि हमारे पास में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में कितना समय हम अपनी पढ़ाई के लिए दे पा रहे हैं। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो।
ठीक है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग सीटेट का पेपर देते हैं और केवल रिजल्ट जाता है 9 से 10%। ठीक है ना। अगले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो अगले की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात यहाँ पे हो रही है। कहने का मतलब क्या है, आलोचनात्मक बहुबुद्धि का सिद्धांत की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बहुबुद्धि की। देखो बहु का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल होता, मल्टीपल का मतलब होता है कि एक से अधिक। समझ में आ गया, क्या करा कि समझ में आ गया, पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो अगर इसका आपसे ऑप्शन अगर पूछ लेता है तो बताओ इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को आता है तो सभी साथी क्या करेंगे, इसका साथ में कमेंट भी करते चलेंगे। अब देखो समझो यहाँ पे, समझते हैं जरा ध्यान से। कह रहा कि इसका संबंध नहीं होना चाहिए, बात यहाँ पे करा कि नहीं की बात करा है। आलोचना दृष्टि से बहुबुद्धि का सिद्धांत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखो समझो, करा यह शोधारित नहीं होता है। मतलब जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, शोधारित मतलब सर्च पे नहीं होती है। समझ में आ गया। और हमसे पूछ रहा है तो ये होती है, नहीं होती ना, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि पे कहाँ शोध हो सकता है ना। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमसे नहीं वाला पूछे जबकि होता है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, ये करती है अलग अलग बुद्धि। अब जैसे इसमें कई सारे साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, हो सकता है किसी को बहुत जल्दी समझ में आए, किसी को समझ में देर में आए। तो मतलब भिन्न भिन्न बुद्धि होती है सभी में। ठीक है। अगला कर प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी प्रशंसा प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल गलत बात है भैया, यहाँ पे इंटेलिजेंट की बात हो रही है, इंटेलिजेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंटेलिजेंट कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक ही क्षेत्र में। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, मैं आपको करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, मैं आपको सीटेट का भी पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं कोई एक क्षेत्र को लेकर चल रहा हूँ, नहीं लेकर चल रहा हूँ ना। तभी तो आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा। समझ में आ गया। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, वो तो हर फील्ड में करते हैं ना, ऐसा नहीं कि केवल एक ही में करते हैं। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन ये। और डी तो पहले ही गलत हो जाएगा। इसका कोई अनुवादात्मक आधार नहीं होता, अनुभव तो होता है इसका ना आधार। ठीक है, समझ में आया। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बात समझ में यहाँ पे आ रही होगी। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग प्लीज उसका जो यूट्यूब पे साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 360 पे आप लोग देखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोल रहा है, जरा उसको सभी साथी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और क्लास को आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास ये कैसी लग रही है, क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब कर बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है। अब यहाँ पे वैध वेरी मतलब वैलिड की बात कर रहा है। ठीक है, वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि क्यों नहीं माना जा सकता समझेंगे जरा यहाँ पे। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगला, यह सभी 7 बुद्धियों के समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो जीवन के सृजन पर अनुभावक आधारित होता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि वैध नहीं है मतलब वैलिड नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, जरा समझेंगे। कर विशिष्ट जो परीक्षण के अभाव में, मतलब जो स्पेशल जो टेस्ट होते हैं उनके अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन नहीं होता है। तो यही गलत कह रहा है। मान लो सपोज दैट आप गांव से बिलोंग करते हो, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तभी आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। जब तक मेरे पॉइंट को एक एक आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, साथी क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। स्किप बिल्कुल नहीं करना, आपको एक एक पेन और कॉपी लेके बैठना, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कह रहा है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन नहीं हो पाता। अब बताइए, जैसे मान लो आप गांव से बिलोंग करते हो और गांव में क्या होता है, बहुत सारी पढ़ने में समस्याएं आती हैं, लेकिन वहां के पढ़े भी लोग क्या होते हैं, आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, वहां के लोग हैं, टीचर बनते हैं, समझ में, और एक अच्छे पोस्ट पे क्या होते हैं, वहां पे एक अच्छे पद पे अपना नाम को रखते हैं और माँ बाप का नाम भी रोशन करते हैं। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि स्पेशल जो परीक्षण होते हैं भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो ये मापन संभव होता है और ये कह रहे नहीं है होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जरा उसको समझ लेते हैं यहाँ पे सभी साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कर कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद बताओ। विभेद का मतलब क्या होता है कि उनमें डिफरेंट को समझना, अलग अलग चीजों को बता रहा हो। समझेंगे जरा यहाँ पे क्या, जरा समझेंगे। कह रहा लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
ठीक है। हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व का उत्पन्न होते हैं। ठीक। अगला, अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर में तपश्चर्या को धन की कमी को करते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों के संगठनात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। अब देखो समझो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये लाभकारी नहीं है, जबकि ये लाभकारी होता है। जैसे मान लो सपोजिट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई बच्चा है, जैसे आप मेरी जो क्लास लोग ले रहे हैं, तो उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे, हो सकता है क्लास को पहली बार देख रहे हैं और उनको बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आप अगर लगातार चीजों को करते रह जाओगे तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा, इसके बाद में तो होता क्या है, तो ये बोले कि लाभकारी नहीं है, नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आप ये बताइए, व्यक्तिक विभेद की बात हो रही कि व्यक्तिगत अगर विभेद है तो उनमें फायदा क्या। मान लो अगर किसी बच्चे को टेबल समझ में नहीं आ रहा है, पहाड़े आपने सिखाना कि कोई किसी को गिनती आती, किसी को पहाड़े आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों को क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, और कंपैरिजन करने में ही सोचोगे मुझे केवल इसको पहाड़े सिखा दें तो ये इसको दोनों चीज आने लगेंगी, इसको जो नहीं आता मैं उसको बता दूं। समझ में आ गया। ये करे लाभकारी नहीं है, जबकि व्यक्तिक विभेद करना लाभकारी होता है। ठीक है। अगला कह रहा है हानिकारक है, तो भैया हानिकारक क्यों होगा, हानिकारक क्यों होगा, ये विभेद करना हानिकारक क्यों होगा, परस्पर द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल गलत बात है, द्वंद्व क्यों करेंगे, द्वंद्व का मतलब लड़ाई होता है। ठीक है ना। अगला क्या है, अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त का मतलब होता है जो उपयोगी नहीं है, तो भैया उपयोगी होता है, इसीलिए तो टीचर अपनाता है विभेद को। जब बच्चे क्लास में मान लो अगर आपका टेस्ट लिया जाए और टेस्ट मान लो 150 का प्रश्न है और 150 में कोई बच्चा 80 लेके आ पास हो रहा है, कोई बच्चा 90 ले आ रहा है और कोई बच्चा 10 नंबर ला रहा है, तो व्यक्ति विभेद को पता चल रहा ना, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को उस पर ज्यादा मेहनत करेंगे, उसको ज्यादा सिखाएंगे, उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दे देंगे कि ताकि तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें समझ में क्लास में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगले ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाभकारी क्योंकि विद्यार्थियों के संगनात्मक संगनात्मक मतलब ज्ञान की बात हो, संस्थान खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते। समझ में आ गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पे की जा रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा समझेंगे इसको ध्यान से। अगला क्वेश्चन 10th नंबर क्या करा, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, मतलब जो विद्यालय क्या नाम आकलन किया जाता है, एवोल्यूशन किया जाता है, वो प्रारंभ किया गया था ताकि, क्यों किया गया था समझेंगे। राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेख के हेतु अध्यापकों की अभिहित किया जा सके। अब डी ऑप्शन जरा देख लेते हैं, डी ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो डी ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या है कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्वान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिवृद्ध कर सकें। देखो सीधा सा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब डी ऑप्शन क्यों सही हो जाएगा, मान लो किसी चीज का आप एवोल्यूशन कर रहे हो, किसी भी चीज का आप आकलन कर रहे हो, तो आकलन क्यों किया जाता है पहले तो ये बताइए। जैसे मान लो आपका सीटेट का पेपर होने वाला है, तो सीटेट का जो पेपर है वो क्यों हो रहा है, समझो सीटेट का पेपर क्यों हो रहा है भाई, इसलिए हो रहा है ताकि ये एक जैसे एग्जाम क्या प्रतियोगिता है, तो आपकी प्रतियोगिता को क्या करा वहां पे किया जा रहा है, और जो उसमें इंटेलिजेंट लोग होंगे वो पास हो जाएंगे। जिन लोगों को आता है तो वही लोग पास होंगे ना। कहने का मतलब क्या है, जितने भी लोग विशिष्ट हैं, विशिष्ट का मतलब स्पेशल है, स्पेशल का मतलब जिनको ज्ञान है। ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल से। इसलिए क्या होता है, विद्यालयों की आकलन उनका किया जाता है कि कहाँ पे कौन से बच्चे ने टॉप किया है। ठीक है ना, देखा होगा अपने पेपर में आता है कि इस कॉलेज में सभी बच्चे पास हो गए। ठीक है ना, तो वो विशिष्ट है इसलिए वहां पे नाम आता है। ठीक समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग 11 क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं। 11 क्वेश्चन की तरफ जरा बात करेंगे। 11 क्वेश्चन आपसे क्या बोलने वाला है। ठीक है, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और भी लोगों को क्लास के बारे में बताइएगा कि यहाँ पे क्लास जो आपकी होती है बाकायदा एकदम डिटेल्स होती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से कर लिया तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि सीडीपी में आपके 30 में 28 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न आपके आते हैं, बस मैं जैसे तरीका बता रहा हूं, जो आपके पास में बुक्स हो आप इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और आपके क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोल रहा है आपसे। 11 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है, मतलब ये बताइए इनमें से एक दूसरे से संबंध नहीं है। अगला, प्रश्नोत्तर सत्रों की संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी कुछ प्रचलन करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिपादित करना। देखो ये अगर हम प्रश्न सत्र को संगठित करना, मतलब अगर हम प्रश्न की बात कर रहे हैं तो ये हम किसी और के लिए बना रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। किसी विषय पर विद्यार्थियों को प्रेरित प्रतिक्रिया को लेना, तो यहां भी तो हम प्रश्न बनाते हैं, विद्यार्थियों के लिए प्रतिक्रिया क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं ना।
तो बच्चों से पूछते कि जैसे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग सभी साथी कमेंट करो कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। तो हम क्या करें, आप प्रश्न कर रहे हैं ना आपसे, और प्रश्नोत्तरी क्विज कराना, तो इसमें तो प्रश्न मैं आप लोगों को करा ही रहा हूं। तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। एबीसी कैसे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन कह रहा स्व आकलन के कौशल को प्रतिपादित करना। मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको प्रश्न दे दिए, मैंने एक प्रतिक्रिया भी ले ली, लेकिन फिर आपने क्या किया, स्व आकलन किया कि मैंने इस क्लास से कितना सीखा है। ठीक है ना, तो यही तो अलग हो जाएगा यहाँ पे। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो समय से आपके कंप्लीट हो सके। ठीक है, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर डी की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र, देखो विशिष्ट की बात हो रही, मतलब क्या होता है, स्पेशल से ठीक तरह से मिला हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब स्पेशल की बात कर रहा है। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, स्पेशल। समझेंगे सभी साथी। क्या आपने विद्यार्थियों के उनकी मूल्यांकन, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, पिछली राज दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? अगला, जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पका विधि लिखिए। डी ऑप्शन, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित कर सकता है। अब सीधा सा आपको पता चल रहा है, क्या कोई ऐसा शब्द होता है, आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनका होगा, उनका मूल्यांकन करते हो, उनकी नहीं होता है। ठीक है, उनकी मूल्यांकन, उनका मूल्यांकन गलत हो गया ये। करा पिछली राज दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील मैं निर्णायक चलता, ये भी गलत हो जाएगा। पिछली रात होता है, ना कि राज होता है, गलत हो गया ना ऑप्शन यहाँ पे। अगला, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पका विधि बताइए। भाई जड़ी बूटियों के प्रयोग के द्वारा आप कब से चिकन पकाने लगे ना, तो गलत हो जाएगा ना ऑप्शन ये। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कह रहा, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापक, मतलब जो मेजरमेंट हैं वो विश्लेषण में से कौन सा आपको उत्तम अच्छा लगा। जैसे मान लो सपोज दैट मैं आपके सामने 10 बुक को रख देता हूं और फिर मैं बोलता हूं कि आप बताइए इसमें से कौन सी बुक आपको सबसे अच्छी लगी, जिससे बहुत अच्छा कंटेंट हो। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके, जैसे आप ऐसे समझ लो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, कई सारे साथी और मतलब सीटेड क्लास पढ़ा रहे होंगे, तो उनमें से अगर पूछा जाए आपको किसकी क्लास सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जहां पे आपके फैक्ट बताए, तो वो हो जाएगा आपका क्या, अलग विशेष क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पहुंच रहे हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके साथ में बताते चलिएगा। अगला समझेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकते हैं। देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही, प्रभावशाली। प्रभावशाली का मतलब होता है जो इफेक्टिव हो, अच्छे तरीके से, कैसी इफेक्टिव हो। समझेंगे क्या बोला, इफेक्टिव का मतलब क्या हो, प्रभावशाली होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो वंचित वर्ग की भागीदारी को सफल हो सकते हैं। अब देखो कह रहा, आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने विषय में अपनी रुचि विकसित कर सकें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना करते रहना चाहिए, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें, अगर आप लोगों की यहाँ पे बात करें तो आप लोगों को सीधा से यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो गया, आप किसी से उच्च उपेक्षाएं नहीं कर सकते हो। सी ऑप्शन भी गलत हो गया कि आप ये तुलना करते रहो कि देखो वो सीटेट में इतने अच्छे नंबर ला रहा और मैं सीटेट में नहीं ला रहा हूँ, तो ये गलत हो जाए, प्रभावशाली इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, पढ़ाए जाने वाले विषय में अपनी रुचि विकसित कर सकें, ये भी कोई जरूरी नहीं है, मतलब जो जितना पढ़ा जाए उतनी आप क्या अगर रुचि बना रहे हो, इसका मतलब है कि आप जो नहीं पढ़ा उसमें भी रुचि बनाइए। जैसे मान लो आपके इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं और 5 में कई सारे साथियों के मैथ में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप इतना जोड़ घटाना तो आप लोग जानते हो ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है ना, सफल हो सके, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। जैसे मैं क्या बताता हूँ, डेली क्लास बताता हूँ कि आप लोग सक्षम हो, आप लोगों के अंदर कैपेसिटी है, आप सीटेट पास कर सकते हो, आप एसएससी क्वालिफाई कर सकते हो। समझ में आ गया, तो ये प्रभावशाली होता है। तभी तो आप मेहनत करोगे कि मेरे सर बोलते हैं कि मैं कर सकता हूं तो मैं भी कर सकता हूं। ठीक, समझ में आ गया, तो 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
14 की यहाँ पे बात हो रही, 14 नंबर जरा समझते हैं यहाँ पे। 14 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। मतलब विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। जब ऐसे आए क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे सर्कल को बना लीजिएगा, तब आसानी से कर पाए। विकासात्मक का मतलब होता है डेवलपमेंट का। किसकी बात हो रही, डेवलपमेंट का। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के हिसाब से आपको जरा समझना चाहिए डेवलपमेंट कौन सा नहीं है। देखो अगर आत्मविम हो तो आत्मविम ऑत्म भी हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे मान लो सपोज बचपन में जब आप होते हो तो केवल अपनी मम्मी को जानते हो, घर के सदस्यों को जानते हो, लेकिन फिर क्या करते हो, जैसे आप बड़े होते चले जाते हो तो आप चाचा को भी जानने लगते हो, बाबा को भी जानने लगते हो, और भी कई सारे लोगों को जानने लगते हो। तो क्या होता है, उसमें तो विकास हो रहा है। समझ में आ रहा है, उसमें विकास हो रहा है, मतलब आत्मविम हो तो, और ये तो होगा ठीक। और हमसे पूछा कि कौन सा नहीं है। करा प्रमस्तिक घात सेरेबेलम प्लेस। आप बताइए, जैसे आप सबसे पहले नंबर पे ए फॉर एप्पल आपने सीखा, फिर बी फॉर बॉय सीखा, इसके बाद में ही तो आपने ए फॉर एरोप्लेन सीखा। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो आपका सेरेबेलम होता है, मस्तिष्क में सेरेबेलम तो आपका विकास होता है धीरे धीरे। मतलब मस्तिष्क का धीरे धीरे क्या होता है, विकास होने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया पूरी बात यहाँ तक। जैसे मान लो अब आपको 5-5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं, एक साथ आपको पेपर देना है। लेकिन जब आप 6, 7, 8 क्लास में तो आपका मैथ का पेपर एक दिन होता था, साइंस का पेपर फिर अलग डे होता था, ऐसा ही तो होता ना। लेकिन अब आपका क्या धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जा रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, आपका विकास हो रहा है। अगला क्या कह रहा है, पर अविघातज तनाव। अब ये विकास नहीं होता है, तनाव कोई विकास नहीं होता है, तनाव कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है न्यून आवेदन सक्रिय विकास। अब जैसे मान लो सपोजिट, जैसे जिस समय आपने सीटेट का फॉर्म भरा होगा उस समय आप कम एक्टिव रहे होगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे जैसे टाइम कम होता चला जा रहा, आपकी एग्जाम की डेट नजदीक आती चली जा रही है, वैसे आप एक्टिव होने लग रहे हो, ज्यादा पढ़ने लगे, ज्यादा घंटे आप पढ़ने लगे हो। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसका देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा नहीं तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 15 नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। जरा समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या करा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत, अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में किसके संबंध है। अब देखो समझो, ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा है, ये जब तक आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई तो आप लोग नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बोला कि बहुशिक्षण, बहुशिक्षण का मतलब जो मल्टीपल टीचिंग होती है उसमें जो टेक्निक्स होती हैं, जो वर्गीकरण होता है, जो बहु आकलन तकनीकें होती हैं, उनमें जटिलता सामग्री का किससे संबंध रखता है। अब देखो समझो, यहाँ पे आप ये समझो बहुशिक्षण आपको कब होगा। भाई एक आपको पॉइंट पकड़ना है यहाँ पे, अगर आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया तो आप ऑप्शन के करीब हो गए। समझो, देखो बहुशिक्षण का मतलब ये होगा कि आप सही और गलत का चीजों का मतलब निकाल सकें। समझ में आ गया, कहने का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो आप जितने लोग साथी लोग क्लास को देख रहे हो, अगर मैं अभी कोई क्वेश्चन गलत पढ़ा देता हूं तो आपको क्या लगेगा कि अरे सर ने तो गलत पढ़ा दिया है, आप तुरंत से कमेंट कर दोगे। बात समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि उनमें आप विभेद करने लगते हो, आप सही और गलत का फैसला करने लगते हो। समझ में आ गया। इसका मतलब तभी तो बहुशिक्षण तकनीक लग रही है ना। तो एक ही देखो, विभेद का एक ही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, सी। अधिगम प्रारूप कोई मतलब नहीं है, ड्राफ्ट बना रहे हो कोई मतलब नहीं। भाई उपचारात्मक, जब समस्या होगी उपचार तो तभी होगा ना उसका। समझ में आ गया। तो उपचार और पारस्परिक तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16 की तरफ। 16 नंबर आपसे क्या बोला, जरा उसको सभी साथी समझेंगे। यहाँ पे ध्यान से सभी साथी जितने क्लास को क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट करके आप लोग जरूर बता चलिएगा। ठीक है। हाँ, ये जो क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत से क्लास बनाई जाती है। आप लोग अगर क्लास को स्किप कर देंगे तो सोचो आप कैसे, मोटिवेशन कैसे मुझे मिलेगा कि मेरी क्लास को कोई देखता भी है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, हम लोग 16 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में प्रतिभाशाली। अब प्रतिभाशाली यहाँ पे इंटेलिजेंट की बात हो रही, अधिगमकर्ताओं के क्या समुचित है, समुचित की बात कर रहा है। देखो समझो, यहाँ पे प्रतिभाशाली का मतलब क्या हो, जिसका आईक्यू लेवल सही हो थोड़ा सा, वे अन्यों को कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। अच्छा, सेकंड क्या कह रहा है, वे सदैव अन्यों को नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायी ग्रहण करते हैं। सी ऑप्शन, अपनी उच्च संवेदनात्मक कारण वे भी विनिम्न सीढ़ी पा लेते हैं। कहने का सीधा सा मतलब क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप जीत कर भी कैसे, हार कर भी आप जीते हुए होते हो।
हार कर भी जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। डायलॉग सुना है ना, बाजीगर मूवी देखी है आप लोगों ने? तो उसमें क्या बोलता है? हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। कहने का मतलब क्या, कभी कभार ऐसा होता है कि उच्च स्तर की आपकी सोचने की क्षमता है, फिर भी क्या करते हैं, निम्न श्रेणी में आप बन जाते हो। समझ में आया? जैसे मान लो आप हो और आपके भाई बहन है, आपकी लड़ाई हो रही, आपको पता है कि मेरा भाई या मेरी बहन गलत है, लेकिन फिर भी आप शांत रहते हो। क्यों? इसलिए शांत रहते हो क्योंकि यहाँ पे प्रतिभाशाली को आपको दिखाना होता है कि देखो, मैंने चीजों को शांत दिमाग से सोचा और मैंने आपको जवाब नहीं दिया। समझ में आ गया? तो हार कर जीतने वालों को क्या कहते हैं? बाजीगर कहा जाता है। तो इसका देखा जाए सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की जब हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा समझेंगे। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। अब यहाँ पे समावेशन की बात हो रही है। सभी साथी इसको ध्यान से समझेंगे। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करके और बताते चलिए क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। आगे बात है विद्यालय समावेशन। समावेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानेंगे। समावेशन का मतलब होता है कि जितने भी प्रकार के बच्चे हों, सभी प्रकार के बच्चे मिले हों। समावेशी मैंने आपको बताया है, सभी प्रकार के बालक कैसे हों, वहां पे होने चाहिए। करा विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना, केवल निर्योग्य छात्रों के तो को केवल वर्ड लगाया, गलत हो गया यहाँ पे। ठीक, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करना, तो ऐसा नहीं है भाई। कहने का मतलब निर्योग केवल यहाँ पे बात कर रहा, केवल की यहाँ भी बात कर रहा है। ठीक है, विद्यालय में निरक्षर अव्यवगत शैक्षिक आवश्यकताओं पर, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है विशिष्ट श्रेणी वाले जो बच्चे होते हैं उनकी सूक्ष्मचित प्रावधानों को निर्माण पर। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर कोई बच्चा है, लिखने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप हाथ से पकड़ के सिखाएंगे कि देखो इस तरीके से आपको आ बनाना, इस तरीके से आपको बा बनाना है। समझ में आ गया? इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला, सभी साथी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अगले क्वेश्चन की बात क्या कर रहा है, देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह जा रहा है, कह रहा है कि बच्चों में सीखी गई निस्स सहायता का कारण क्या है। निस्स सहायता मतलब समझ लो कि वो जो बच्चे जो कर रहे हैं वो किसी और का सहायता यहाँ पे ले रहे हैं। क्या समझेंगे? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय लेना, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ साथ तालमेल ना बनाना, और अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेने के निर्णय। देखो यहां से अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर इस क्वेश्चन की आप लोगों से आंसर हम यहाँ बात करें, तो आप लोगों को याद क्या रखना है, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो करा निस्स सहायता। अब निस्स सहायता से मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मतलब आपने सोच रखा है कि आप सीटेट पास नहीं कर सकते हो, तभी आप मतलब पास नहीं हो पाओगे। लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे पास होना है किसी भी कीमत पर, तो आप पास हो जाओगे। समझ में आया? तो यही यहाँ पे बात बोल रहा है कि उनका कारण क्या है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। निस्स सहायता का मतलब कि आप अपने आप से सहायता नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी बातें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं जरा। सभी साथी जितने लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को और भी जानकारी मिल सके। ठीक है, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी, निम्नतर का मतलब नीचे की सीढ़ी, प्राप्त करता है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श किया जा सकता है। समझ में आ गया? अब देखो समझो, यहाँ पे सपोजन मान लो, जैसे मान लो आप बचपन में जब क्लास जाते थे, तो होता क्या था कि आपके जो मार्क्स होते थे वो हमेशा से कैसे होते हैं, कम आने लगते हैं। समझ में आ गया? मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मार्क्स कम आने से वो जो क्या नाम आपके गार्जियन हैं, वो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, आपके अध्यापक से संपर्क करेंगे जाके, कि जैसे अब तो क्या टीचर्स मीटिंग होने लगी है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो वहां पे बताया जाता है कि आपके बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है ना। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले नंबर पे जो आपके गार्जियन होंगे वो अध्यापक से संपर्क करेंगे कि ये किस तरीके से इसके नंबर कम आ रहे हैं। समझ में आ गया? तो देखो समझो, यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। सीधा सा ऑप्शन दे रखा है। आप मैंने क्या बताया, सीटेट पास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ठीक है ना? मोबाइल फोन चलती तो आप अतिरिक्त काल रोक लगा देंगे तो बच्चा बिल्कुल और नहीं पढ़ेगा। ठीक है ना? ये तो बिल्कुल ही नहीं करना, आज के प्रेजेंट टाइम पर तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला, जरा समझ लेते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? नहीं करता के मतलब समझेंगे यहाँ पे। नहीं से मतलब क्या होगा, मतलब जब आप समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है, नहीं की बात कर रहा है ना, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, अगर हम बात करें आपसे तो निर्धारण, भाई निर्धारण तो करेगा करेगा। आपने किसी भी चीज का क्या किया है, आपने अगर निर्धारण नहीं कर पाया, जैसे मान लो आपने निर्धारण कर लिया कि मुझे सीटेट इस बार क्वालिफाई करना है, तो आपने निर्धारण किया, तभी तो आप समस्या में समाधान कर पाओगे ना। तो कहने का मतलब क्या, ये तो होता है, और हमसे पूछा कौन नहीं होता है, ये भी हो जाएगा। करे मोर्चाबंदी, मोर्चा का बंदी का मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे में पहले मैं क्लास में उठूंगा नहीं, मैं पूरी क्लास देख कर ही उठूंगा, ठीक है ना, तो ये भी होता है यहाँ पे। और हमसे पूछा कि नहीं, समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। आप कह रहे हैं मानसिक प्रस्तुता, भाई बिल्कुल सही बात है, ये भी तो करता है, ये भी करता है मानसिक प्रस्तुता। क्यों करता है, क्योंकि मान लो आप पढ़ने में आपको कम इंटरेस्ट आता है, तो ये समस्या में कहीं ना कहीं क्या करेगा, दिक्कत करेगा ना आपको लिए। आप कह रहे हैं अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि क्या करता है, नहीं करता है। अंतर्गत समस्या समाधान में कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। जैसे मान लो सपोज आप मेरे बारे में कुछ भी सोचते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया, मतलब मुझे कोई समस्या नहीं है, आप मेरे बारे में कैसा सोचते हो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपके जो आप हो, आप जो भी हो, आप के बारे में लोग क्या सोचते हैं आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो वो आपके समस्या समाधान में बाधित नहीं करेगा। ठीक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें तो 21 नंबर पे आंसर आपका क्या हो जाएगा। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास आप लोगों को किस तरीके से लग रही, क्या क्या चीजें आप और आपकी होनी चाहिए, ठीक है। करा एक शिक्षिका पाठ को पूर्व निर्धारित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश सिखा रही है, वह क्या कर रही है, समझो यहाँ पे। जैसे मान लो होता क्या है कि जब आपने बीएड किया होगा या आपने डीएलएड किया होगा, तो उसमें हमेशा एक बात बताई जाती है कि जब भी बच्चे को आप पढ़ाएं तो आप पूर्व ज्ञान से जोड़ें उनको। जैसे मान लो सपोज दैट आपने ए फॉर एप्पल बच्चे को सिखाया, ठीक है। अब जब दोबारा आप ए फॉर एरोप्लेन बताओगे तो उसको ये चीज बताओगे कि आपने इससे पहले ए फॉर एप्पल पढ़ा हुआ है, तब मैं आज आपको ए फॉर एप्पल पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने सपोज बात करता हूं कि मैं कोई थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ, और थ्योरी पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। यही चीज को क्या करें, पूर्व पठित पाठ को जोड़ते हुए वह सारांश लिखना सिखा रही है। अब कह रहे इसका आंसर बताओ वह क्या कर रही है, समझो। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, वह बच्चों के संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता को संकेत दे रही है। भैया ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ना तो करना ही नहीं है बिल्कुल ये। वह आकलन की दृष्टि से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है, ये भी गलत हो जाएगा। आकलन के उद्देश्य से क्यों आ जाएगा, आकलन कहाँ हो रहा है, आकलन तो बात ही नहीं कर रही है, सिखाने की बात है, आकलन कहाँ से आ जाएगा। क्या सॉरी, डी ऑप्शन क्या, विद्यार्थियों को समानुकृत स्मरण रखने की, याद करने की बात तो बिल्कुल ही नहीं करना है, बच्चों को याद रटवाना तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने के लिए क्या कर रही है, विकसित कर रही है। मतलब जैसे ही आपने ए फॉर एप्पल बताया तो बच्चे के दिमाग में तुरंत ही क्लिक करेगा, नहीं ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। आ गया ना समझ में। हाँ, इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है। और जितने भी साथी क्या कर रहे हैं, क्लास को पूरा देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीखिएगा और लोगों को आप लोग क्लास में जोड़िएगा, जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, जितने भी सर्किल हो, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रहिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मैं जल्दी सुपर टेट का भी तैयारी आप लोगों की करवाने वाला हूँ। टेट और सुपर टेट के लिए मैं तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। और जो साथी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 35 नंबर की इस चैनल पे तैयारी अभी करवाई जा रही, जो करंट अफेयर है और जो आपका रीजनिंग है, ये कंप्लीट करवा दिया गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेलवे में आएगा कहाँ पर, रीजनिंग एच सेम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा वही दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है, ठीक है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले जाए, आप सपोज मानो आप हिंदी भाषी हो, इंडियन हो, तो आप हिंदी सीख रहे हो, ठीक है, और दूसरा अगर कोई है तो वो संस्कृत सीख रहा है। बात समझ में आई? जैसे हम अगर सीटेट की बात करें,
सीटेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि देखा होगा लैंग्वेज फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट में क्या होता है, कुछ और होता है, और लैंग्वेज जब सेकंड की बात करते हैं तो कुछ और होता है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको सीधा सीधा क्या पता चल रहा है, आप लोगों को वो किस बात की त्रुटि कर रहा है, मतलब कहने का मतलब उसका जो डेवलपमेंट है उसकी त्रुटि कर रहा है। बस सीधा सा आप लोगों को आंसर याद रखना है कि करा त्रुटि कौन सी कर सकता है, तो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो आप पहले आपको हिंदी सीखनी चाहिए थी लेकिन आपने हिंदी नहीं सीखी, तो आपका कुछ डेवलपमेंट, मान लो आप मातृभाषा है, जैसे यहाँ की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सभी लोगों को क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी सभी लोगों को आनी चाहिए। आप सपोज पता चले आपने टूटी फूटी इंग्लिश सीख ली और आप घर में चले गए, घर में अपनी मम्मी से बोलने लगे, पापा से बोलने लगे, उनको कुछ समझ में आएगा? मतलब क्या करो, अपने आप डेवलपमेंट को त्रुटि कर रहे हो, मतलब गलत कर रहे हो। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्यीकरण बिल्कुल नहीं होगा, सरलीकरण भी नहीं, अत्यधिक अशुद्धता बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके साथ में पता चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ऐसा ही आप लोग प्यार को बनाए रहिएगा और जितनी भी चीजें आप लोगों को सिखाई जा रही हैं वो सभी साथी बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट करके। ठीक है, क्या करें, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। यहाँ पे कह रहा है कि जब आप परीक्षा देने जाओगे तो ये तनाव तो आपको होना ही होना है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस संबंध, किस प्रकार के संबंध को क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है। देखो सीधा सा मतलब, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपने अभी तक सीखा है भाई, जब देखो एक चीज आप लोगों ने बचपन सीखी होगी कि 3 तरीके के एग्जाम देने लोग जाते हैं। ठीक है, एक तो वो लोग होते हैं जो बिल्कुल पढ़ के नहीं जाते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है, वो सोचते हैं अरे ठीक है सीटेट भर दिया है, जाएंगे देंगे, जाके पास हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं पास होंगे तो कोई बात नहीं, तो उनको भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक बच्चा वो होता है जो पूरी तरीके से पढ़ा हुआ होता है, सब कुछ पढ़ के जाता है, तो उसका जो संज्ञान, उसको टेंशन ज्यादा होती है कि यार मैंने इतना सारा पढ़ा, इतना सारा पढ़ा है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब क्या है, उसकी जो ज्ञान की भावना है वो अपनी ज्ञान की भावना को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। समझ में आ गया? समझ में, मैंने क्या, इसीलिए देखो बोला जाता है एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने पूरी तरीके से तैयारी कर ली होती है। तो इसका क्या आंसर, अगर कि हम इसकी बात करें तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तनाव विलोपन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, समझ में आएगा ताकि क्वेश्चन पूरा आ जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं, ठीक है, जिसकी निश्चयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के सबसे बेहतर होगी। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि मान लो कोई लड़का है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कैसी हो गई है, वो अपने आप को अनुकूल नहीं बना पा रहा, वो डरा डरा है कि पता नहीं क्या हो पाएगा, और मतलब बहुत डरा हुआ है। जैसे मान लो अगर किसी के साथ कोई बीमारी हो जाती तो वो डरा डरा रहता, अरे ये बहुत जैसे कोरोना का, कोरोना क्या है, एक तरीके का डर है लोगों के अंदर ना, तो यही डर उसके अंदर बैठ गया। अब ये बोल रहे कि ये बताओ वो किसको किस तरीके से परामर्श देना चाहिए, समझो। तो देखो यहाँ पे हम बात करते 24 नंबर की, ए नंबर की, क्या दे रखा है, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आराम की तो बिल्कुल बात ही नहीं करनी यहाँ पे। अगला, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या हुआ कि देखो होता क्या है। अगला क्या कह रहा है, विद्यार्थियों को भविष्य में विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श मिल जाता है। गलत बात है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यवसायी विशेषज्ञ से करा सकता है। तो देखो यहाँ अगर हम थोड़ा सा माने, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई कुशल की जरूरत नहीं है भाई। सपोज मान लो अगर किसी आपके साथी का एक्सीडेंट लग जाता है, तो आप अगर कुछ भी नहीं आपको पता तब भी तो आप उससे बोल दोगे बेटा ऐसा है, गाड़ी को स्लो चलाया करो, हाथ पैर आपके टूट जाएंगे, है ना, और फिर आपके मम्मी पापा भी परेशान होंगे और आप भी परेशान। क्या आप एक्सपर्ट थे इस बात में? समझ में आए? ये तो आप कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस में बता सकते हो ना। तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। समझ में आ गया? तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगर सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपके 5 क्वेश्चन और रहेगा तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड से करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके देखो, जो भी चीजें आपको कराई जा रही है वो आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान समझ के करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। मतलब सबसे कौन उसको प्रेरित, मतलब आप सपोज मान लो कि आप एक कलाकार बनना चाह रहे हो, ठीक है, रंगमंची कलाकार, जैसे मान लो आप एक्टर बनना चाह रहे हो, तो कौन सा ऐसा कारक हो जो उसको कम प्रभावित करेगा। समझो, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पा सकते। आप ये बताइए, आप मतलब देखो ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सही पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूति, स्नेही तथा सहयोगी संबंधित विकसित करना, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, उन रंगमंचली कौशल को अधिक समय देना जिससे बड़े प्रफुल्लित होते हैं। यानी कि सीधा सा मतलब क्या है कि ये आपको क्या करेगा, कम प्रेरक करेगा। जैसे मान लो आप अमिताभ बच्चन को अगर मान लो कि आपने वो बना लिया कि मेरे वो रियल हीरो हैं, तो आप उनके बारे में अगर सोचते रहोगे और आप खुद से कुछ नहीं करोगे तो कभी नहीं बन पाओगे। जैसे मान लो कई सारे साथी हमसे कॉल करके पूछेंगे या आप मैसेज पूछेंगे कि आप बताइए आपने किस तरीके से सीटेट को क्वालिफाई किया है, तो आप मेरे बारे में जान के आप उस पर मेहनत करिएगा। जो आपके सब्जेक्ट हैं वो तो आप जल्दी से सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आप लोगों को अपनाना है, तो आप लोग इस तरीके से सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। और डी तो पहले ही गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है जरा समझेंगे यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 26 की बात क्या कर रहा है, समझेंगे ध्यान से सभी साथी। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर जरूर करते चले यहाँ पे, ठीक है। और ये जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दें, ये 2014 का पेपर है जो आपका 16 फरवरी को हुआ था। मैं आपके प्रीवियस पेपर यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या, इनमें से कौन सा सिद्धांत यह का यह मत स्पष्ट करता है बच्चे अपनी वृद्धि व विकास कठोर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपसे बोला जाए वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है और कठोर अध्ययन करते हैं, तो कठोर अध्ययन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन किस तरीके से घूम पूछा है। जैसे मान लो आप अगर वृद्धि भी कर रहे हो और ग्रोथ कर रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो मांग है वो बढ़ रही है। जैसे मान लो आप सबसे पहले नंबर पे अभी इस समय आपकी डिमांड क्या है कि मुझे किसी भी तरीके से सीटेट को क्वालिफाई करना है, तो आपकी मांग बढ़ रही होगी। मांग का मतलब है कि आप ज्यादा पढ़ने लगे होगे, ठीक है ना, तभी तो होगा यहाँ पे। तो मांग का सिद्धांत यहाँ पे बात हो रही है, तो मांग का सिद्धांत मैं आपको बता दूं कि मैस्लो ने दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से घुमा के पूछा है। मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत क्या होती है, जिस तरीके से डिमांड बढ़ती है उसी तरीके से मांग भी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग बात करते हैं और इसके 26 की आंसर इसका आप बता दिया। अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर की हम बात करने वाले हैं कौन से, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। समझेंगे सभी साथी जरा ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ एक मिनट, क्या हो गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने वाले कितने हैं, 27 नंबर की। जरा इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोला सभी साथी, समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक होगा। अधिगम का मतलब होता है किसी चीज को सीखना, जो आप लर्निंग कर रहे हो उसमें कौन सा सहायक होगा। तो सहायक का मतलब आपको पता असिस्टेंट होता है, समझेंगे। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत बात हुई ना, कैसे सहायक करेगा। मान लो मैं आप सीटेट में मैं आपके टीचर बनने के लिए 10 पेपर कराने लगूं, तो क्या अधिगम में सहायक होगा, बिल्कुल भी सहायक नहीं होगा। कोई एक एग्जाम देगा, 2 एग्जाम देगा, 4 एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेगा कोई, गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि देखो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो आपने बोला कि सर आप थोड़ी सी जो हम लोगों का जो पेपर होने वाला है, अगर आप यहाँ पे मैराथन क्लास लेके आते हो, अगर आप हमें ज्यादा सिखाते हो तो मैं यहाँ पे पेपर क्वालिफाई कर जाऊंगा। मतलब उनकी जो सहायता करनी है उसको बढ़ावा देना कि हाँ ठीक है मैं आपको ये चीज करवा दूंगा। तो
तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या करा, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति को टिके रहना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप किसी एक पद्धति पे अगर चलेंगे तो आपका काम होने नहीं वाला, बिल्कुल है। क्लास की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट, बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे। जैसे मान लो सपोजिट मैं 1 घंटे की क्लास करा रहा हूँ और अगर मैं सोचता अधिगम आपको ज्यादा सीख जाए तो मैं 2 घंटे क्लास का, तो ज्यादा सीख नहीं सीखोगे ना आप, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे 28 नंबर क्या बोला है, कर परिपक्व विद्यार्थी कौन सा। परिपक्व का मतलब जो पूरी तरीके से कैसा हो, पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो। परिपक्व का मतलब जैसे बोला था आप पूरी तरह से परिपक्व हो, मतलब हर तरीके से परिपक्व होना चाहिए यहाँ पे। तो समझेंगे, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन भावनाओं को कोई स्थान नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। परिपक्व का मतलब ये ऐसा गलत नेगेटिव पॉइंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। क्यों समाधान कर, परिपक्व होगा तभी तो। मान लो आपने अगर दिमाग में बसा लिया कि मुझे सीटेट पास करना है, तो आप किसी भी तरीके से कैसे भी करके क्या करेंगे, अपनी समस्या समाधान करेंगे, पढ़ेंगे। आप हो सकता है नोट्स बनाए, यूट्यूब से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, ठीक है ना। अगला समझेंगे, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि आपकी कोई हमेशा सहायता करते रहे, हेल्प करे, तो कोई नहीं करता, आपको खुद से करना पड़ेगा। कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथियों को यहाँ पे जोड़ लें क्लास में, ठीक है। अगला हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 29 की यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो 29 जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे 29 यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करा है समझेंगे। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, ठीक है। 2 वर्ष पश्चात वह बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु वह कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती। इसके व्यवहारिक परिवर्तन के क्या सैद्धांतिक आधार हो सकते हैं। देखो यहाँ पे बात ये कह रहा है कि जब बच्चा जो होता है स्टार्टिंग में जब जाता है तो वो उनको अगर कोई समस्या हो रही है तो वो चीजों को बता नहीं पाता है, लेकिन तो आपको कैसे क्या करोगे, वो किस आधार पे उसके व्यवहारिक परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पे समझो, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, तो ये बोला क्या आज का आधार है, तो ये बिल्कुल आधार इसका नहीं होगा, ठीक है। विकास निरंतरी होता है, गलत बात है, ये विकास निरंतर नहीं होता है। अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आपसे यहीं पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। कहने का मतलब क्या है कि एकीकरण का मतलब वो सिंगल है ऐसा, ठीक है। तो विभेद और एकीकरण यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट। ये आपका 30 क्वेश्चन है जो बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से करके समझना है, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोल रहा है समझेंगे सभी जाति। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, मतलब ट्रू की यहाँ पे बात करें, ट्रू आपको बताना है, समझेंगे। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के व्यक्ति प्रतित्वता को प्रभावित करती है। गोद लिए के बच्चों का वही बुद्धिलांग आईक्यू का जो गोद लिए उनके सदैव यार भाई बहनों कहती, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना भाई। आईक्यू सबका अलग अलग होता है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं होता है। अब क्या कर रहा है, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। अनुभव जो होता है विकास के प्रभावित करता है, ये करता क्यों नहीं है। आपने पता ले 10 बुक्स पढ़ ली और कोई ऐसा लड़का जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो प्रभावित करेगा ना इस चीजों को, ठीक है। विद्यालयकरण की बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुवांशिक जो होता है वो बनावट, जैसे मान लो आप देखा होगा कि जिनके मम्मी पापा कैसे होते हैं उनकी हाइट कम होती है, तो उसके बच्चे की भी हाइट कैसी होती है, कम होती है। तो ये अनुवांशिक इफेक्ट करता है ना, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी साथियों ने, मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से सीखा होगा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये 30 क्वेश्चन मैंने जो कराए हैं आप लोगों को कैसे लगे। क्या आप लोगों जो मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं ऐसे ही मतलब मेहनत करते चला हूँ, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी और साथियों को जोड़िएगा और लोगों को बताइएगा, और इसके साथ साथ में आप लोग क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बस अभी सभी साथियों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसे ही प्यार को बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा हमेशा। और इसके बाद में मैं विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आप पढ़ते रहे, मुझसे जुड़े रहे, तो आपका सीटेट निकलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद।